नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। कांग्रेस के जन्म में ही खोट है। कांग्रेस क्यों बनी, कैसे बनी, इसके बारे में लगातार कांग्रेस के लोग झूठ बोलते रहे, गलत बयानी करते रहे या आधा सच बताते रहे, बातों को छुपाते रहे। कांग्रेस की ऑफिशियल हिस्ट्री, जो एकमात्र पुस्तक उपलब्ध है, हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस पार्टी, वो लिखी है पट्टाभी सीतारमैया ने। अब चूंकि कांग्रेस की हिस्ट्री लिखी है और उससे पहले 15 अगस्त 1947 के बाद से हमें ये बताया जाता है कि देश को आज़ादी गांधी जी ने दिलाई, अहिंसक तरीकों ने दिलाई, उनके आंदोलन ने दिलाई, तो फिर आपको कांग्रेस के इतिहास का औचित्य भी साबित करना पड़ेगा। ये प्रमाणित करना पड़ेगा कि कांग्रेस किस उद्देश्य से बनी थी और उसका उद्देश्य जो था वो किस तरह से पूरा हुआ, उसका गठन किन परिस्थितियों में हुआ, किन लोगों ने किया और कैसे हुआ, ये भी बताना पड़ेगा। पट्टाभी सीतारमैया को ही क्यों चुना गया कांग्रेस का इतिहास लिखने के लिए? गांधी जी के यस मैन थे, और अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दें। पहले 1938 में अध्यक्ष बने थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फिर से चुनाव अध्यक्ष पद का कांग्रेस का लड़ रहे थे। गांधी जी इसके खिलाफ थे। गांधी जी ने मना किया, सुभाष चंद्र बोस नहीं माने। उसके बाद गांधी जी ने पट्टाभी सीतारमैया को चुनाव मैदान में उतार दिया और सार्वजनिक घोषणा कर दी कि पट्टाभी सीतारमैया की हार मेरी निजी हार होगी। और कांग्रेस पार्टी के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी के डेलीगेट्स ने, एआईसीसी के डेलीगेट्स ने, अलग अलग राज्यों के डेलीगेट्स ने भारी बहुमत से नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष पद पर बिठा दिया। अब आप देखिए किस तरह का मूड था कांग्रेस के अंदर और किस तरह की बात कर रहे थे महात्मा गांधी। लेकिन उनकी मर्जी के खिलाफ चुने गए थे नेताजी, इसलिए उनको काम नहीं करने दिया गया। वर्किंग कमेटी नहीं बनाने दी गई। वर्किंग कमेटी जो बनाई उसमें से लोगों को इस्तीफा दिलाया गया। आखिर में वो इतने हताश और निराश हो गए नेताजी, वो समझ गए कि हमको काम नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने पार्टी छोड़ दी, अपनी अलग फॉरवर्ड ब्लॉक नाम से पार्टी बनाई। और पट्टाभी सीतारमैया के बारे में तब से सार्वजनिक रूप से लोग ज़्यादा जानने लगे। पहले भी जानते थे, ऐसा नहीं कि उनके बारे में किसी को पता नहीं है। तो वो एकमात्र कांग्रेस के हिस्टोरियन हैं। अब उन्होंने जो लिखा है, अब उस झूठ को कोई पकड़ने वाला तो वही हो सकता है जो हिस्ट्री का उनसे बड़ा जानकार हो, इतिहासकार हो। वो काम किया है आरसी मजूमदार ने, जो देश के बड़े हिस्टोरियन माने जाते हैं, विश्व में जो जिनकी प्रतिष्ठा है। उन्होंने किताब लिखी है, कई वॉल्यूम्स में किताब है, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया। अब आप देखिए, पहले पट्टाभी सीतारमैया की बात कर लेते हैं, उनकी किताब की जो कहा गया है। इस किताब में ये कहीं नहीं कहा गया है कि इसका विचार कहाँ से आया। जो कहा गया है वो झूठ साबित हुआ है। पट्टाभी सीतारमैया की किताब उनके हिसाब से 1877 में इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो हुई कलकत्ता में और दिल्ली दरबार में कांग्रेस के गठन का आइडिया पेश किया गया। और कैसे हुआ वो लिखते हैं कि 17 लोगों की निजी बैठक में इस पर विचार हुआ। और ये बैठक उनके हिसाब से दिसंबर 1884 में मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का कन्वेंशन जो हुआ, उसके बाद ये बैठक हुई, उसमें ये विचार आया और कहा गया कि ऐसे संगठन को बनाने का विचार हवा में पहले से था, पहले से इस पर चर्चा हो रही थी और इस संगठन की ज़रूरत महसूस की जा रही थी। अब एंट्री होती है ब्रिटिशर्स की। A.O. ह्यूम, जो ICS अधिकारी थे ब्रिटिश इंडिया में, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने पहल की कांग्रेस पार्टी के गठन की। A.O. ह्यूम, जो ब्रिटिश सरकार के कर्मचारी थे, वो अचानक रिटायरमेंट के बाद दूसरे रूप में आ गए और भारतीयों से उन्होंने संपर्क बनाने की, उनके प्रति सहानुभूति दिखाने की कोशिश की और कांग्रेस के गठन की पहल उन्होंने की। तो 1935 तक पट्टाभी सीतारमैया अपनी पार्टी के गठन के बारे में झूठ बोलते रहे। इतिहासकार आरसी मजूमदार ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में लिखा है कि ये राजनीतिक संगठन अचानक नहीं बना और इसमें कोई नया विचार, कोई नई बात नहीं थी। और कहा कि इसके गठन के विचार का
दिल्ली दरबार या इंटरनेशनल एग्जीबिशन जो कलकत्ता में हुई उससे कोई लेना देना नहीं है। जो पट्टाभी सीतारमैया के हिसाब से उसी में ये विचार आया। दिल्ली दरबार में दरअसल आरसी मजूमदार लिखते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाने का सुझाव दिया, नेशनल कांग्रेस नहीं। और ये भी वो लिखते हैं आरसी मजूमदार कि 17 लोगों की बैठक में इस राजनीतिक दल को बनाने का विचार आया, इसका कोई प्रमाण नहीं, सिवाय कि इस पट्टाभी सीतारमैया ने लिख दिया। उनके मुताबिक कलकत्ता में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 2 सेशन हुए, 2 कन्वेंशन हुए, उनमें ये विचार आया राजनीतिक दल बनाने का। लेकिन पट्टाभी सीतारमैया ने इन दोनों कन्वेंशंस का कोई जिक्र नहीं किया है। और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने लिखा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 2 साल तक इस मुद्दे पर विचार करती रही, एक राजनीतिक दल बनाने के मुद्दे पर, यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने के मुद्दे पर। इन्हीं 2 कन्वेंशंस में जो है इस विचार ने आकार लिया पार्टी के गठन का। अब एक और दूसरी कहानी कांग्रेस के गठन के बारे में कही जाती है। मैंने ए.ओ. ह्यूम का आपको जिक्र किया, सुनाया, तो ए.ओ. ह्यूम का क्या भूमिका रही, जरा इसके बारे में भी जान लेना चाहिए। कहते हैं कि ए.ओ. ह्यूम ने ही कांग्रेस का गठन किया और पहले अध्यक्ष वही बने, और ये कांग्रेस का इतिहास भी बताता है। क्यों? उसका उद्देश्य क्या था? आज़ादी के आंदोलन का उद्देश्य नहीं था। जो कांग्रेस पार्टी दिन रात गाना बजाती है कि उसका गठन जो है देश को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए हुआ था, वो बिल्कुल गलत है तथ्यों के हिसाब से। इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता कि कांग्रेस पार्टी का गठन आज़ादी का आंदोलन चलाने के लिए या स्वतंत्रता संग्राम चलाने के लिए हुआ। कांग्रेस का गठन किया ए.ओ. ह्यूम ने ताकि 1857 की पुनरावृत्ति न होने पाए। 1857 पहला स्वतंत्रता का आंदोलन था, आपको मालूम है। उसने अंग्रेज सरकार को, ब्रिटिश सरकार को हिला दिया था। लेकिन उसके आगे 1878 और 79 में ए.ओ. ह्यूम को अलग अलग राज्यों के, शहरों से, गांवों से, कस्बों से, ज़िलों से जो इंटेलिजेंस इनपुट मिला, उसको जब इकट्ठा किया गया तो आप समझिए कितना इंटेलिजेंस इनपुट आया था। 7 वॉल्यूम में बना। इसमें कुछ योगदान जो है ब्रिटिश जासूसों का भी था, गुप्तचरों का भी था। ये 7 वॉल्यूम का जो इंटेलिजेंस इनपुट था, उसको देखकर पढ़कर ए.ओ. ह्यूम के होश फाख्ता हो गए। और क्या था इंटेलिजेंस में? कहा कि ज़मीन पर बहुत बड़ी तैयारी हो रही है और इस बार आंदोलन की शुरुआत करेंगे जो धार्मिक लोग हैं, विभिन्न मंदिरों मठों के जो प्रमुख हैं, पीठाधीश्वर हैं, जिनकी जनता में फॉलोइंग है, वो लोग शुरू करेंगे और बड़े पैमाने पर हिंसात्मक विद्रोह की तैयारी थी। और इस तैयारी के 2 चरण 3 चरण बनाए गए थे। पहला ये तैयारी का, सबको जागरण करने का, सबको इसके लिए तैयार करने का कि 1857 से बड़ा आंदोलन होना चाहिए, 1857 से बड़ा विद्रोह होना चाहिए। तो इसके लिए पहले चरण में जो है अलग अलग राज्यों में, शहरों में, कस्बों में हत्या, जो गुंडे बदमाश हैं उनकी हत्या, बैंकों में लूटपाट, और इसके अलावा बाजार लूटने का काम किया जाएगा। इसका मकसद क्या था? अब आप देखिए, कम्युनिकेशन का आज जैसा तो साधन उस समय था नहीं, कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई जो है कम्युनिकेशन का दूसरा जरिया ईमेल या इस तरह का कुछ था नहीं, मोबाइल फ़ोन। तो ये था कि ये घटनाएं जब होने लगेंगी तो बाकी सब लोगों के लिए ये संदेश होगा कि अब दूसरा चरण शुरू होने वाला है, तैयार हो जाइए। तो जो इंटेलिजेंस इनपुट था उसके अनुसार जो पुराने हथियार थे हिंदुओं के पास, तलवारें, भाला, इस तरह के जितने भी पारंपरिक रूप से जो हथियार युद्ध के थे, उनको तैयार किया जा रहा था कि उस समय इनका प्रयोग किया जाएगा। और तैयारी ये थी कि जब ये हो जाएगा, एक हिंसक विद्रोह हो जाएगा, तब समाज का जो प्रबुद्ध वर्ग है, इंटेलेक्चुअल है, वो सामने आएगा
और इस आंदोलन को व्यवस्थित करेगा और इस आंदोलन का नेतृत्व करेगा। इस सारी तैयारी के बारे में और इंटेलिजेंस इनपुट के बारे में मॉडर्न रिव्यू नाम की पत्रिका में 1913 के अंक में इसके बारे में डिटेल खबर छपी। यानी कुल मिलाकर था कि 1857 की उससे बड़े पैमाने पर पुनरावृत्ति हो, अंग्रेज़ों के शासन के खिलाफ विद्रोह की घोषणा हो। अंग्रेज़ जानते थे कि 1857 पर तो उन्होंने किसी तरह से जो है अंकुश लगा लिया, दूसरी बार इस तरह का विद्रोह होगा तो वो संभाल नहीं पाएंगे। उनके लिए उस पर काबू करना, क्योंकि तैयारी पहला जो 1857 का विद्रोह हुआ, गदर जिसको कहते हैं, उसमें उस तरह की तैयारी नहीं थी। दूसरी बात, नेतृत्व तो नहीं था। बहादुर शाह जफर को नेतृत्व सौंपा गया जो अंग्रेज़ों का एजेंट था। और ये मैं एक वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कैसे बहादुर शाह जफर दरअसल गद्दार था, अंग्रेज़ों से पेंशन लेता था। उसने इस आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार किया अंग्रेज़ों से अपनी पेंशन और अपने लिए जो मुआवजा था वो बढ़वाने के लिए, बार्गेन करने के लिए। तो रिटायर होने के बाद ए.ओ. ह्यूम, मैंने बताया आपको कि वो भारतीयों का हमदर्द बनकर सामने आया और 1883 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को एक खुला पत्र लिखा। और याद रखिए, कलकत्ता यूनिवर्सिटी की स्थापना 1857 में हुई थी। पत्र लिखा, उसमें कहा कि मानसिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हिंदुओं का, भारतीयों का पुनर्गठन और उनका जो है जुड़ाव हो आपस में, इसके लिए प्रयास करना चाहिए। वो भारत के हित की बात करने वाले के रूप में सामने आया। ये पूरा योजनाबद्ध ढंग से हो रहा था। क्यों हो रहा था ये भी बताता हूँ। इस पत्र ने पश्चिम बंगाल के, खासतौर से कलकत्ता के हिंदू बंगालियों को बड़ा प्रभावित किया। वो अंग्रेज़ी शिक्षा के कारण पहले ही उनके मन में बदलाव आना शुरू हो गया था, मैकाले का प्रभाव उन पर दिखने लगा था। फिर ए. ह्यूम ने उस समय के जो वाइसराय थे डफरिन, उनको पत्र लिखा, कहा कि हमने जो किया है, हमारी जो कार्रवाइयाँ हैं, उससे बहुत तेज़ी से समाज में विरोध और विद्रोह पैदा हो रहा है, क्षोभ है, आक्रोश है। और कहा कि अगर इसको रोकना है तो तत्काल एक सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत है। बात पर ध्यान दीजिए, एक सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत है। और सेफ्टी वॉल्व किसे बनाया गया? कांग्रेस पार्टी को। कहा कि कांग्रेस के आंदोलन की ज़रूरत है, कांग्रेस आंदोलन शुरू करे। तो ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो आक्रोश पनप रहा था, उसको दबाने के लिए, उसको रोकने के लिए, उसको भोथरा करने के लिए कांग्रेस का जन्म हुआ। अंग्रेज़ों ने उसको जन्म दिया, उसकी दाई अंग्रेज़ थे। तो उस सेफ्टी वॉल्व के जरिए कि कांग्रेस के लोग आंदोलन करें तो जो आक्रोश है लोगों का, उसको एक मंच मिलेगा, एक जो है लोगों के गुस्से को और नाराज़गी को एक वेंटिलेशन मिलेगा। और ए.ओ. ह्यूम की इन योजनाओं का इसका असर भी दिखाई दिया। जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, उसकी तैयारी, उसकी तेजी में ठहराव आ गया। एक नई परिस्थिति पैदा हो गई, लोगों के आक्रोश में थोड़ी कमी आ गई। कांग्रेस पार्टी अंग्रेज़ों के बचाव में सामने आई। कि ये कहना ज़्यादा ठीक होगा कि ब्रिटिश अपने बचाव के लिए कांग्रेस पार्टी को सामने लेकर आए। तो कांग्रेस पार्टी का आंदोलन अंग्रेज़ों को बचाने के लिए, उनकी सत्ता को ज़्यादा लंबे समय तक टिकाए रखने के लिए था। उनकी सत्ता के खिलाफ जो आक्रोश था उसको शांत करने के लिए था, देश को आज़ादी दिलाने के लिए नहीं था। इस आंदोलन के, जो पुनरुत्थानवादी आंदोलन था, इसके सबसे बड़े नेता, सबसे प्रखर नेता थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी, जिनका पूरे देश में बड़ा सम्मान था, प्रबुद्ध लोगों में भी और आम लोगों में भी। और लंदन तक उनका डर था अंग्रेज़ों को। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी ने अपना अध्यक्ष नहीं बनाया। अध्यक्ष किसको बनाया? यूसी बनर्जी को, जिन्हें अपने नाम को भी लेकर शर्म आती थी। उनका नाम था उमेश चंद्र बनर्जी। उन्होंने उसको बदलकर
अंग्रेज़ों के मन माफिक करने के लिए, अंग्रेज़ों के करीब दिखने के लिए वोमेश, यू की बजाय डब्ल्यू कर दी स्पेलिंग में, योमेश चुंदर बनर्जी, ये उनके नाम की स्पेलिंग हो गई, ये उनका नाम हो गया। तो ऐसे व्यक्ति को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया जो ब्रिटिश परस्त हो, जो अंग्रेज़ों के प्रति सहानुभूति रखता हो, जो अंग्रेज़ों को सम्मान की दृष्टि से देखता हो, जिसको अंग्रेज़ों से कोई विरोध ना हो। तो ये कांग्रेस पार्टी के जन्म का इतिहास है। ये हमें 77 साल से नहीं बताया जाता। और पट्टाभी सीतारमैया की किताब के बाद कांग्रेस पार्टी का कोई इतिहास नहीं लिखा गया है, क्योंकि आप इतिहास लिखेंगे तो आपको प्राइमरी सोर्स तक जाना पड़ेगा, उसका प्रमाण देना पड़ेगा, कांग्रेस क्यों बनी उसका औचित्य साबित करना पड़ेगा, उसकी इंटेलेक्चुअल स्क्रूटनी होगी। तो उस सब से बचने के लिए प्रचार का माध्यम इस्तेमाल किया गया कि कांग्रेस पार्टी ने, और सबसे बड़े प्रतीक के रूप में खड़ा किया गया सामने महात्मा गांधी को, कि आज़ादी उन्होंने दिलाई। जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, जिनको गरम दल का कहा जाता था, उनके इतिहास को हाशिए पर धकेल दिया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का तो जैसे योगदान ही ना हो, 1857 के गदर का जैसे कोई जो उसमें शहीद हुए, मारे गए, कितने घर बर्बाद हुए, उसका कोई जिक्र ही नहीं मिलेगा आपको। कांग्रेस और कांग्रेस के इतिहास में गांधी परिवार का इतिहास मिलेगा आपको। तो इससे आप समझ जाइए कि इस देश के स्वतंत्रता संग्राम का और अंग्रेज़ों के विरोध में जो विद्रोह हुआ, जो आक्रोश था, उसको दबाने का काम किस तरह से कांग्रेस पार्टी ने किया। और दरअसल वो कांग्रेस पार्टी जिसका गठन 1885 में हुआ, वो अंग्रेज़ों की एक बी टीम की तरह काम कर रही, कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सीमा के बाहर न जाने पाए। सेफ्टी वॉल, जो ए.ओ. ह्यूम ने वाइस रॉय से कहा था कि एक सेफ्टी वॉल्व की ज़रूरत है। तो अंग्रेज़ों की सेफ्टी वॉल्व थी कांग्रेस पार्टी। तो इससे समझ लीजिए कि ये इसीलिए कांग्रेस पार्टी उस कॉलोनियल लीगेसी की रक्षा करने वाली पार्टी है, उस कॉलोनियल मानसिकता से चलने वाली पार्टी है। इसीलिए बहुत से लोग कहते हैं अंग्रेज़ चले गए, लेकिन आज़ादी के बाद हमने अंग्रेज़ों की उसी व्यवस्था को अपना लिया। ये काम कांग्रेस पार्टी ने किया। पता नहीं, शायद महात्मा गांधी को इसकी समझ थी, भनक थी, अंदाज़ा था। आज़ादी के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी को भंग कर देना चाहिए, क्योंकि वो कोई एक राजनीतिक दल नहीं था, वो आंदोलन का एक प्लेटफॉर्म बनाया गया था उसको, जिसमें सभी विचारधारा के लोग थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने सत्ता हासिल करने के लिए उसका फ़ायदा उठाया, पूरे आज़ादी के आंदोलन को हड़प लिया। जो अंग्रेज़ों की मदद के लिए जो पार्टी बनी थी, वो आज़ादी के आंदोलन की मसीहा बन गई। और ये झूठ आज तक चल रहा है। इसके खिलाफ या इस झूठ का पर्दाफाश करने वाले जितने लोग थे, जिन लोगों ने लिखा, उनको हाशिए पर धकेल दिया गया या उनके कथन को जो है दबा दिया गया। दूसरे कथन को, उसके विरोध में जो कथन था, उसको हाईलाइट किया गया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ये जो बार बार देश विरोधी शक्तियों के साथ खड़ी नज़र आती है, ये उसको अपने डीएनए में मिला हुआ है। इसलिए कांग्रेस पार्टी को समझना हो तो उसका सही इतिहास जानना पड़ेगा, उसके जन्म का कारण समझना पड़ेगा। किन लोगों ने बनाया, किन कारणों से बनी, किन परिस्थितियों में बनी और किस उद्देश्य के लिए बनी। जब ये बातें आप समझेंगे, तब समझेंगे कि कांग्रेस पार्टी जो कर रही है वो क्यों कर रही है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।